लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी चल रही है, तो आप वहां पे कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह दीजिए। मैंने समय मांगा भी है, शायद मैं अगले सप्ताह जेपीसी के सामने जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। जब मैंने वक्फ बोर्ड के ऊपर मैं काम कर रहा था, मैंने 6 महीने तक उसके ऊपर काम किया था, तब जाके मुझे पूरा वक्फ बोर्ड का समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना खतरनाक है ये समझ में आया, किस लिए बनाया गया इसलिए समझ में आया, 1954 में नेहरू जी ने किस लिए बनाया, फिर बाद में कैसे कैसे बदलते रहे। मैं रामानंद जी का मकान ले लूं, जबरदस्ती कब्जा कर लूं और उसको कह दूं ये दान है, ये मेरी तरफ से है, उसको दान कह सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। दान अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की? दान अपना पैसा किया जाता है या दूसरों का? ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी कौन सी जमीन दान कर रहे थे? कहीं लेके आए थे क्या कहीं से? तो वो होते कौन है वक्फ जमीन दान करने वाले? वो होते कौन है? अरे इतने बड़े, अगर उनको वक्फ करना था, जहां पैदा हुए थे वहां क्यों नहीं कर लिया? ये जितने थे गजनी, गोरी, इन्होंने अपने जन्म स्थान पे क्यों नहीं वहां पे कुछ डोनेट कर लिया, वहां दान कर लिया? वहां तो ढेले भर का वक्फ नहीं किया, और भारत में आके कह रहे हैं वक्फ, हम वक्फ कर रहे। किसी के परिवार पे तलवार रख के उसकी जमीन ले लेना और उसको कह देना दान करना, ये दान है क्या? ये पाप है? आप बताइए, दान है या पाप है? एक तरफ कहते हैं वक्फ का मतलब, वक्फ की जो डिफिनीशन है कि जो चीज हमारी हो, हमारे नाम पे हो, उसको हम विलफुली दे रहे हो, बिना डराए धमकाए दे रहे हैं, उसको दान कहते हैं, वक्फ कहते हैं। उसी को हिंदी में दान कहते हैं, उसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे कि यहां पे बाबर का घोड़ा घास खाता था तो ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, यहां और औरंगजेब टहलता था, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, यहां गजनी आया था, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। अरे लेके आया था क्या भाई? किसी हिंदू ने अपनी जमीन उनको इच्छा से दान किया था क्या? अरे उन वैसी दरिंदों ने जबरदस्ती यहां कब्जा किया, और जबरदस्ती कब्जा करके वो चले गए, तो जमीन दान कैसे हो गई? अरे वो चले गए तो वो जमीन उसको मिलनी चाहिए जिसकी थी हो, जो उसका असली मालिक था उसको दे देना चाहिए। एटलीस्ट जिससे उसने छीनी थी, उसके नाती पोते परपोते परनाती कुछ तो बचे हुए, उनको देना चाहिए। दूसरा, भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। वक्फ नाम का शब्द भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं है। इसके बावजूद भारत में वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, वक्फ एक्ट चल रहा है, सेंट्रल में अलग वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, राज्यों में 30 अलग चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उसका वेतन भत्ता गाड़ी कौन देता है? आप देते हैं। उस वक्फ बोर्ड में, उस वक्फ ट्रिब्यूनल में जो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कौन देता है? अरे जोलिए बोले, हम देते हैं। आप देते हैं, आप देते हैं। और हम सोच रहे हैं ठीक है, वक्फ अगर सरकार ने बनाया होगा तो ठीक ही बनाया होगा, अगर वीटी लिखा है, सरकार कुछ नहीं कर रही तो ठीक है, विक्टोरिया टेरिटरी ठीक है। भैया अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो 12 घंटे मजदूरी करने वाला कहां से आवाज उठाएगा? अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, रीडर, मतलब जो भी शिक्षित लोग हैं, अगर ये गलत चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो किसान आवाज उठाएगा क्या? वो मजदूर आवाज उठाएगा क्या? वो रिक्शा वाला आवाज उठाएगा क्या? वो तांगे वाला आवाज उठाएगा क्या? वो 81 करोड़ लोग आवाज उठाएंगे क्या जिनको पॉलिटिकल पार्टियों ने हर महीने 5 किलो चावल देना है, गेहूं देना है? वो तो नहीं आवाज उठाएंगे। आवाज तो हमें आपको उठानी पड़ेगी, हमारा देश है। सबको डर लगता है सत्संग से जुड़ा वाला, नहीं तो सब जो डर गया
मैंने जब पीआईएल फाइल किया उसके बाद से अब तक 120 पीआईएल और आ चुकी है। और एक तरफ कहते हैं वक्फ अपनी जमीन होनी चाहिए, वो तो थी ही नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत बहुत दलितों से भी बदतर है। जब सच्चर कमेटी ये कह रही है तो 1950 के बाद वो कौन था जिसने जमीन इतनी दे दिया कि जो 1950 में 45,000 एकड़ थी वो 2024 में 10 लाख एकड़ हो गई? दिया किसने? अफगानिस्तान से आने वाले ओवैसी ने तो दिया नहीं, बुखारा से आने वाले बुखारी ने दिया नहीं, मदनी ने दिया नहीं। ये है कौन जमीन दे रहा है? जो 1950 में 45,000 एकड़ थी और 2024 में 10 लाख एकड़ हो गई, किसने दिया? आप मुझे बताओ, भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? संविधान से चलेगा तो संविधान में तो वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। संविधान में चैरिटी लिखा हुआ है। संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 चैरिटी लिखा हुआ है। और चैरिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। संविधान में 3 शब्द यूज किया है, सोसाइटी, चैरिटी, एंडाउमेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहें तो समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो सबके लिए एक होनी चाहिए। मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल तो बन ही नहीं सकता। मजहब के आधार पर कोई योजना बन ही नहीं सकती। मजहब के आधार पर कोई कमीशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे हमारा संविधान मना कर रहा था। बाद में हमने सेकुलर शब्द और जोड़ दिया। सेकुलर का मतलब ही होता है सब कुछ जेंडर न्यूट्रल, रीजन न्यूट्रल होना चाहिए। तो 2 तरीका है, या तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाइए। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी सेकुलर के ऊपर। या तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दीजिए। हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, जैन के लिए जैन बोर्ड, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, सिख के लिए सिख बोर्ड, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, सबके लिए अपना अपना बोर्ड बना दीजिए। फिर वक्फ बोर्ड भी चलने दीजिए। नहीं तो सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा दान तो हिंदू करते हैं। बिरला जी ने पूरे देश में बिरला धर्मशाला बनवाई है। अरे उसको वक्फी तो कहेंगे, और क्या है भाई? जिसको वक्फ कहते हैं इसको दान कहते हैं, बात तो एक ही है। तो मतलब अगर बिरला जी की धर्मशाला का कोई विवाद हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर बिरला जी की धर्मशाला पे वक्फ बोर्ड आके कह देगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो बिरला जी को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर कोई हिंदू जाके बोले कि ये जो बिरला मंदिर है और बिरला धर्मशाला है ये हमारी है, तब मुकदमा कहां चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मुस्लिम आके कह दे यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, तब कहां चलेगा? यह संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक विधान। जो आपका टॉपिक है एक देश एक विधान, एक देश एक विधान चल कहां रहा है? तो बहुविधान चल रहा है। और नतीजा क्या हुआ? नेहरू जी के 1954 में दिए गए महापाप का, ये पहली बार 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया, राजीव जी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में मजबूत किया, 2013 में मनमोहन सिंह ने तो उसको ऐसी पावर दे दिया कि जहां उंगली रख दे वही प्रॉपर्टी उसकी हो गई। नतीजा यह है आज वो 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक है। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन सकता है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन सकता है। बहरीन 1,90,000 एकड़, 5 बहरीन बन सकता है वक्फ बोर्ड के ऊपर।
वक्फ बोर्ड की जमीन पे। हांगकांग 2,75,000 एकड़, डेनमार्क 3,45,000 एकड़, फिनलैंड 3,90,000 एकड़, मॉरिशस 5 लाख एकड़। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकता है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख। कौन आके दे रहा है भाई? इतने दानी कैसे हो गए? एक तरफ कह रहे हैं हम गरीब हैं, एक तरफ कह रहे हैं हमारे पास खाने के नहीं है, हालत दलितों से भी बदतर है, और जमीन इतनी दान करते जा रहे हैं, इतनी दान करते जा रहे हैं कि 45,000 एकड़ बढ़ के 10 लाख एकड़ हो गई। हुई कैसे, आप समझिए इसको। इन्होंने वक्फ बोर्ड में बड़ी चालाकी से काम किया। इन्होंने कहा कि आपको एक अखबार में निकालना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, और 30 दिन के अंदर कोई जवाब देने नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट वो जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की। भारत में ऐसे अखबार भी निकलते हैं जिसको 5 लोग भी नहीं पढ़ते। कलकत्ता में भी ऐसे होंगे। तो ये वक्फ बोर्ड क्या करता, ऐसे अखबार में निकाल देता है कि साल्ट लेक का फलाना वाला पार्क वक्फ बोर्ड का है, जिसको साल्ट लेक वाले कभी पढ़ते ही नहीं, और 30 दिन इंतजार करता है, और 30 दिन के बाद वहां आके बोर्ड लगा देता है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप उसकी नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको कहां जाना पड़ेगा? उसके पास 7 लोगों का बोर्ड है। वो कौन कौन है? एक उसमें एमपी वो मुस्लिम, एक एमएलए वो मुस्लिम, एक एडवोकेट वो मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो मुस्लिम, एक सर्वेयर वो मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो मुस्लिम, एक उसमें 7 लोग हैं सारे के सारे। तो जिन्होंने नोटिस भेजा, मतलब जो चोर वही दरोगा और वही जज। चलो, आपके आसपास आपकी जमीन पे आ गया नोटिस, तब तो आप लड़ लोगे। आपके बगल में पार्क में नोटिस आएगा तो आप लड़ोगे क्या? सोचोगे पार्क वाला है, काहे लिए खामखा टेंशन लेना भाई। नदी के किनारे बहुत सारी जमीनें खाली होती, उसके लिए लड़ोगे क्या आप? नहीं। तो धीरे धीरे वक्फ बोर्ड ने क्या किया, जंगलों पे, पहाड़ियों पे, नदियों के खादर के ऊपर, हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, सड़कों के किनारे, जहां भी पब्लिक लैंड थी, वहां वहां नोटिस भेज भेज के 30 दिन बैठा, फिर बोर्ड लगा दिया हमारा है। क्योंकि न लेखपाल उसका विरोध कर रहा है, न पटवारी विरोध कर रहा है, न कानून वो विरोध कर रहा है, और डीएम कुछ भी कर भी नहीं सकता, क्योंकि डीएम वक्फ बोर्ड के नीचे है। एक पहला बोर्ड है जिसके अंदर डीएम बैठा हुआ है। डीएम को केवल इतना करना है कि जो वक्फ बोर्ड कहेगा ये जमीन खाली करा, वो खाली करा के देना है। वक्फ बोर्ड से ये नहीं कहना कि आपकी जमीन नहीं है तो ये तो पार्क है, ये नहीं कहना। अब चलो, आपके आसपास मान लो शहर में तो लोग फिर भी समझदार हैं। भोपाल से झपुआ 700 किलोमीटर दूर है, वहां ट्राइबल रहते हैं। ट्राइबल वो बेचारे कभी अपना थाना भी नहीं देखे हैं, कभी अपनी तहसील भी नहीं देखे, कभी अपना जिला भी नहीं देखे। वहां नोटिस जाती है ये फलानी वाली पहाड़ी वक्फ बोर्ड की है। अखबार पढ़ेगा क्या ट्राइबल जो 30 दिन में जवाब देगा? नहीं। 30 दिन के बाद बोलते खाली कर दो, ये वक्फ बोर्ड की है। बोले साहब कैसे? हम तो बहुत सालों से। बोले नहीं नहीं नहीं, ये वक्फ बोर्ड की है। क्या करना है? जमीन बचानी है तो कन्वर्ट हो जाओ। तो एक तरफ अमीरों को वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है, दूसरी तरफ ट्राइबल्स को, एससी एसटी को, दलितों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन करता है। यह महापाप भी कर रहा है। जमीन भी बढ़ा रहा है, वसूली भी कर रहा है, मालामाल भी हो रहा है, कन्वर्जन भी कर रहा है, और सब कुछ संविधान का नाम लेके। और कितनी बेशर्मी है आप देखिए। जब जो लोग चुनाव तक अभी कह रहे थे संविधान बचाएंगे संविधान बचाएंगे, वो लोग इस वक्फ एक्ट के समर्थन उतरे हुए। क्यों उतरे हुए हैं? उनको ये पता है कि झूठ बोलना पाप नहीं है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, और आम जनता झूठ को मान लेती है। इसलिए जो लोग 3-4 महीने पहले तक संविधान बचाओ कर रहे थे, आज वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतरे हुए हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए चल रहा है, और चल इसलिए रहा है क्योंकि हम में हमारी कमी यह है
हमें इसकी जागरूकता नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड इस समय जेपीसी में मामला चल रहा है। जेपीसी ने पूरे देश से सजेशन मांगा हुआ है। ईमेल आईडी क्या पता आपके घूम घूम के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुकी होगी। एक ईमेल जरूर करिए, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहिए। अश्विनी उपाध्याय ने पीआईएल के, अश्विनी उपाध्याय लड़ेंगे, ये अश्विनी उपाध्याय के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कम से कम ईमेल तो करिए कि भैया या तो सबके लिए एक कानून बनाओ, नहीं तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और फिर मजहब के आधार पर कानून चलने दो। कुछ तो लिखिए। क्यों वक्फ बोर्ड अलग से क्यों होना चाहिए? आशा करता हूं कि आप लोग, सब लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, अपने अपने फेसबुक पे लिखिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, अपने इंस्टाग्राम पे लिखिए। कुछ खतरे ऐसे हैं जो सबको नहीं दिखते। इलेक्शन के पहले कुछ लोग सर्वे करते हैं, देखा होगा आपने, एग्जिट पोल करते हैं, कई सारी एजेंसी करती हैं, सी वोटर है, टुडे चाणक्य है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं करती है ना। वो क्या जितने वोटर हैं सबसे बात करते हैं क्या? जोर से बोलिए। नहीं, 10-15 हजार लोगों से बात करते हैं, 25,000 लोगों से बात करते हैं, उसी पे कैलकुलेशन बना लेते हैं और उस कैलकुलेशन पे बता देते हैं कि ये सीट आने वाली है इस पार्टी पर। ऐसे ही होता है ना। आप मुझे भी एक सर्वेयर मान लीजिए, और मैं भी बहुत सारी चीजों का सर्वे करता रहता हूं। उसके आधार पे मैं ये कैलकुलेशन करता रहता हूं कि ये वाला कानून इतना इफेक्ट डालेगा, ये वाला इतना इफेक्ट डालेगा, अब यहां ये होगा, अब यहां ये होगा। मैंने 5 साल पहले लिखा था कि 2025 तक बांग्लादेश में ये होगा। वो हमारा सर्वे गलत हो गया, वो 2024 में ही हो गया। अब अपने सर्वे के बारे में मत पूछिएगा कि हमारे यहां क्या होगा। वो बस इतना ही कह रहा हूं, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पे बंटना छोड़िए और सबको जोड़िए और लिखिए, कहिए, बोलिए, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, जिससे मिल सकते हैं उससे मिलिए। महीने में एक बार कम से कम अपने सांसद को पकड़िए। सांसद सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर आपको लगता है, इतना खौफ है कि नहीं यार इस वाले सांसद से मिलूंगा तो गड़बड़ हो, कोई बात नहीं, पड़ोसी वाले सांसद से मिल लीजिए, जिससे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उससे मिलिए। लेकिन ऐसे विषयों को संसद में आवाज उठाइए। ऐसे गंभीर विषयों पे संसद में इसलिए चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सांसद 2 कार्य में बिजी हैं, एक वोट के लिए और दूसरा वोट के लिए। सुबह से लेकर शाम तक 2 कार्य में बिजी हैं। तीसरा उनको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि डेमोग्राफी कहां कितनी बदल रही है, धर्मांतरण कैसे रुकेगा, घुसपैठ कैसे रुकेगी, वक्फ बोर्ड कैसे होगा, लीगल है कि इलीगल है। जब से जेपीसी बनी मेरे पास बहुत सारे माननीय सांसदों का फोन आया। किस पार्टी के सांसदों का आया होगा आप खुद समझ सकते हैं। किसका आएगा? किसका आएगा? बीजेपी का आया। जो वक्फ बोर्ड के समर्थक हमसे तो क्यों कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट वो करेंगे ना, ग्राउंड तो वो पूछेंगे कि क्या क्या गड़बड़ है, जो इसको चाहते हैं खत्म हो। बहुत लोगों का है। सबको मैंने एक्सप्लेन किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि काम करिए, मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम दिलवाइए जेपीसी में, क्योंकि ये वक्फ मामला जमीन का है, लेकिन इसको जानबूझ के मजहबी रंग दिया जा रहा है। मामला ये प्रॉपर्टी का है, लेकिन बड़ी चालाकी से इसको मामला बना दिया गया है रिलीजन का। आप समझ रहे हैं ना? पूरा इसको इमोशनली कैसे इसको बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद का बैरिस्टर है, उसने वकालत किया हुआ, इसको बार बार आर्टिकल 25 पे ले जा रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला ही नहीं है, प्रॉपर्टी का मामला है।
तुम दान वो कर सकते हो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो। तुम दूसरों की प्रॉपर्टी छीन के तलवार के दम पे दान नहीं करवा सकते। बड़ी सीधी सी बात। प्रॉपर्टी जिस दिया उसको मिलनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए।